एक युवा जीवन, एक उज्ज्वल भविष्य अन्यायपूर्ण तरीके से बुझा दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक युवा शिक्षिका की दुखद मौत न केवल एक परिवार के लिए दर्द थी, बल्कि समाज के दिल में एक गहरा घाव भी थी। इस भयानक हत्याकांड के पीछे इंसान के मन के अंधेरे कोने छिपे थे: ईर्ष्या, जलन और असीम लालच। अपराध को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जो दर्द पीछे रह जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। संगीत। बाहरी इलाके के हरे भरे धान के खेतों पर सुबह का कोहरा अभी भी छाया हुआ था। पार्वती अम्मा, 50 के दशक की एक महिला, हमेशा की तरह ट्रॉय अभी भी अंधेरा था जब वह जाग गई। अपनी पुरानी सूती साड़ी और साधारण चप्पलों के साथ वह सुबह के बाजार के लिए समय पर सब्जियां तोड़ने के लिए अपने परिवार के परिचित खेत में चली गईं। हवा ताज़ा और शांत थी, केवल मेंढकों की टर टर और दूर से आती मुर्गे की बांग की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि एक और शांतिपूर्ण दिन शुरू हो रहा है। जैसे ही पार्वती अम्मा के कठोर हाथों ने धान के कोमल पौधों को अलग किया, वह रुक गईं। कोई नरम, ठंडी और भारी चीज उनके हाथ से टकराई। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी ने लापरवाही से फेंका हुआ कचरे का बोरा है। गुस्से में उन्होंने उस चीज को पानी से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जो चीज उनकी आंखों के सामने आई वह कचरा नहीं थी, वह कीचड़ और मिट्टी से सने लंबे काले बालों का गुच्छा था। फिर एक पीला, बेजान हाथ पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया। पार्वती अम्मा सुन्न हो गईं, उनके पैर ठंडी कीचड़ में जम गए। उन्हें होश में आने में कुछ सेकंड लगे, और फिर एक चीख ने सुबह की शांति को चीर दिया। उनकी भयानक चीख ने छोटे से गांव को जगा दिया। उत्सुक लोग दौड़कर बाहर आए। हर कोई उस भयानक दृश्य से स्तब्ध और भयभीत था। खबर तेजी से पुलिस स्टेशन तक पहुंचाई गई। लगभग 20 मिनट बाद जिला पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य इकाइयों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थी। घटनास्थल को तुरंत एक पीली टेप से घेर लिया गया। उगते सूरज की रोशनी में उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला का शव और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पीड़िता का चेहरा पतली कीचड़ में डूबा हुआ था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और मिट्टी से सने थे, और उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। फोरेंसिक टीम ने सावधानी से अपना काम शुरू किया, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। उन्होंने खेत के किनारे की छोटी कच्ची सड़क पर छोड़े गए जूतों के निशान और टायरों के निशान एकत्र किए। पीड़िता के स्थान से कुछ ही दूरी पर कीचड़ में फंसी एक टूटी हुई चप्पल मिली। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने मौके पर ही शव का प्रारंभिक परीक्षण किया। प्रारंभिक परिणामों से पता चला कि पीड़िता एक युवा महिला थी, जिसकी मौत सिर और छाती में गंभीर चोटों के कारण हुई थी, और पानी में डूबने के भी संकेत थे। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी और जगह पर बेरहमी से हमला करने के बाद सबूत मिटाने के लिए यहां फेंक दिया गया था। शव को बाद में मौत का सही कारण और अपराध का समय निर्धारित करने के लिए विस्तृत परीक्षण के लिए फोरेंसिक समा केंद्र ले जाया गया। इस बीच जांचकर्ताओं ने पार्वती अम्मा और आसपास रहने वाले ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी। सभी ने पुष्टि की कि उन्होंने पिछली रात कोई अजीब शोर या मदद के लिए पुकार नहीं सुनी थी। एक विशेष रूप से गंभीर हत्या का मामला खुल गया था। पीड़िता कौन थी, हत्यारा कौन था और मकसद क्या था, यह सब एक बड़ा रहस्य था जो सुलझने का इंतजार कर रहा था। घटनास्थल से एकत्र किए गए शुरुआती सबूतों और क्षेत्र में लापता लोगों की रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की पहचान जल्दी ही हो गई। वह प्रिया शर्मा, 26 साल की, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी जो जिले के एक स्कूल में काम करती थी। यह खबर बिजली की तरह गिरी। प्रिया के माता पिता श्रीमान और श्रीमती गुप्ता को तुरंत जांच के लिए बुलाया गया। वे दोनों, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया था, अब उनके चेहरे पर गहरा दुख था। श्रीमती गुप्ता लगभग बेहोश हो गईं और उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी। श्रीमान गुप्ता, एक सेवानिवृत्त शिक्षक जो हमेशा गंभीर दिखते थे, अब उनके कंधे झुके हुए थे और उनकी आंखें आंसुओं से लाल थीं। पहचान की प्रक्रिया दुखद और दम घुटने वाले माहौल में हुई। श्रीमान गुप्ता के सिर हिलाकर पुष्टि करते ही श्रीमती गुप्ता फूट फूट कर रो पड़ीं। प्रिया, मेरी बच्ची, तुमने हमें इस तरह क्यों छोड़ दिया? एक मां की दर्द भरी पुकार ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी भावुक कर दिया। शांत होने के बाद उन्हें बयान के लिए इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, अपराध शाखा के प्रमुख, के कार्यालय में ले जाया गया। श्रीमान गुप्ता ने कांपती हुई, टूटी हुई आवाज में अपनी इकलौती बेटी के बारे में बताया। उनके शब्दों के माध्यम से शिक्षिका प्रिया की एक स्पष्ट तस्वीर उभरी। प्रिया एक सुंदर, कोमल लड़की थी जो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी और आज्ञाकारी थी। अपने माता पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए उसने शिक्षण का कोर्स किया और एक ऐसी शिक्षिका बन गई
जिसे छात्र प्यार करते थे और सहकर्मी सम्मान करते थे। वह एक साधारण, शांतिपूर्ण जीवन जीती थी और उसका कभी किसी से कोई विवाद नहीं था। वह बहुत दयालु थी, साहब, श्रीमती गुप्ता ने रोते हुए कहा। वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी। जब से उसने पढ़ाना शुरू किया, अपनी छोटी सी तनख्वाह से वह हमेशा हमें पैसे भेजती थी, भले ही हमारी पेंशन थी। वह कहती थी कि इसे बचा कर रखो, जब मेरी शादी होगी तो मैं आपका ख्याल रखूंगी। इंस्पेक्टर सिंह ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के बाद सीधे महत्वपूर्ण सवालों पर आए। क्या हाल ही में प्रिया का काम और परिवार के अलावा किसी के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता था? श्रीमान गुप्ता ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज धीमी हो गई। हाँ, वह राजू नाम के एक लड़के को जानती थी। वह एक ट्रक ड्राइवर है। उसकी परिस्थितियां थोड़ी जटिल हैं। उसकी पहले एक अनौपचारिक शादी से एक बेटा है। शुरू में हमें थोड़ी चिंता थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी दुखी हो, लेकिन राजू से मिलने के बाद हमने पाया कि वह एक अच्छा और मेहनती इंसान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वास्तव में मेरी बेटी से प्यार करता था। हमारी प्रिया भी उसके बेटे को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने इस साल के अंत में शादी करने की योजना बनाई थी। यह जानकारी तुरंत एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। राजू यादव, 32 वर्ष, को तुरंत बुलाया गया। राजू एक व्याकुल और स्तब्ध चेहरे के साथ प्रकट हुआ। वह एक लंबा, पतला आदमी था, जिसकी त्वचा धूप और हवा से सांवली हो गई थी। नींद की कमी और बहुत अधिक रोने से उसकी आंखें धांसी हुई थीं। जांचकर्ता के सामने बैठकर राजू एक खोए हुए व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसे कुछ भी कहने में काफी समय लगा, और जब उसने बोला तो उसकी आवाज कर्कश थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता। परसों रात ही प्रिया ने मुझे फोन किया था। उसने कहा था कि लंबी दूरी की यात्रा पर सावधान रहना। उसने यह भी कहा कि उसने मेरे बेटे छोटू के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। वह मेरे लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि हम तीनों एक साथ बाहर खाना खा सकें। यह कैसे हो सकता है? आंसुओं के बीच राजू ने शिक्षिका प्रिया के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। वह सब्जियों का एक ट्रक ड्राइवर था जिसका जीवन अनिश्चित था। उसकी पूर्व साथी कविता गरीबी से तंग आकर कुछ साल पहले नोएडा में किसी दूसरे आदमी के पास चली गई थी और उसे अपने छोटे बेटे और बूढ़े माता पिता के साथ छोड़ गई थी। वह अकेले ही पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। जीवन में रोशनी तब आई जब छोटू दूसरी कक्षा में आया और उसकी कक्षा की शिक्षिका प्रिया थी। वह एक परी की तरह थी। साहब, राजू ने याद करते हुए कहा, वह मेरे परिवार की स्थिति जानती थी और छोटू का बहुत ख्याल रखती थी। स्कूल में हर दिन वह उसे बिस्कुट, कैंडी देती थी। उसकी किताबें, कपड़े अक्सर वही खरीदती थी। कई बार जब मैं काम से देर से लौटता और बच्चे को स्कूल से नहीं ला पाता तो वह खुद छोटू को घर छोड़ती थी। उसके हाथों में कभी सब्जियां होती तो कभी कुछ और। उसने उसकी ट्यूशन फीस भी नहीं ली। उनका रिश्ता सहानुभूति और साझा करने से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। उनकी मुलाकातें किसी फैंसी जगह पर नहीं होती थीं, बल्कि सड़क किनारे, एक चाय की दुकान पर या गरीब जिला बाजार में एक साथ टहलते हुए होती थीं। उनका प्यार दया और ईमानदारी से बना था। प्रिया का परिवार शुरू में झिझक रहा था, लेकिन राजू की सादगी और ईमानदारी ने उन्हें मना लिया। वे उनकी शादी के लिए सहमत हो गए, बिना किसी दहेज या भौतिक चीजों की मांग के। केवल यह वादा चाहते थे कि राजू प्रिया से सच्चा प्यार करेगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेगी, राजू ने गला रुंधे हुए कहा। कुछ महीने पहले मेरी किस्मत चमकी और मैंने लॉटरी के 2 जैकपॉट जीते। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी। मैंने घर की मरम्मत करवाई, अपने माता पिता का इलाज करवाया। बची हुई रकम से मैंने प्रिया के लिए एक भव्य शादी की योजना बनाई थी ताकि उसे कोई कमी महसूस न हो। हमने सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह ध्यान से सुन रहे थे और नोट्स बना रहे थे। उन्होंने राजू के शब्दों में दर्द और ईमानदारी को महसूस किया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आपके और उसके परिवार के अलावा क्या प्रिया का किसी और के साथ कोई विवाद था? शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हो? यह सुनकर राजू चौंक गया। उसका चेहरा अचानक तनावपूर्ण हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कुछ देर झिझकने के बाद उसने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों था, हाँ, एक व्यक्ति है, कविता, मेरी पूर्व साथी। जब से उसे पता चला कि मैंने लॉटरी जीती है, वह वापस आने और सुलह करने की कोशिश कर रही है। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं प्रिया से शादी करने वाला हूं। उसने हंगामा किया और संपत्ति में हिस्से की मांग की। अदालत ने उसकी मांग खारिज कर दी क्योंकि हमारी शादी पंजीकृत नहीं थी। तब से वह हमेशा परेशानी खड़ी करने की कोशिश करती रही है।
यहां तक कि वह प्रिया को धमकाने के लिए उसके स्कूल भी गई थी। राजू के बयान ने जांच को एक पूरी तरह से नई दिशा दी। एक संभावित संदिग्ध जिसके पास पर्याप्त मकसद था। कविता का चित्र अब मामले की फाइल में उभरने लगा था। जांच की नई दिशा तुरंत लागू की गई। उसी दोपहर इंस्पेक्टर सिंह और उनके सहयोगी उस प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे जहां प्रिया पढ़ाती थी। गांव की सड़क के किनारे बसा छोटा सा स्कूल, जो आमतौर पर बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब भारी उदासी के माहौल में डूबा हुआ था। शिक्षक कक्ष में प्रिया की एक तस्वीर एक छोटी सी मेज पर रखी हुई थी, जिसके चारों ओर अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था। उसके सहकर्मी, जिनकी आंखें रोकर लाल हो गई थीं, अपनी हैरानी और दुख को छिपा नहीं पा रहे थे। प्रिंसिपल, एक 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला, अभी भी कांपती हुई आवाज में कुछ दिन पहले स्कूल के गेट पर हुई भयानक घटना के बारे में बता रही थीं। प्रिया एक बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की थी साहब। वह अपने छात्रों को अपने बच्चों की तरह मानती थी, खासकर छोटू, राजू का बेटा। वह उस लड़के की कठिन परिस्थितियों को जानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। उस दिन जो हुआ, हम सबने देखा। प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त मीरा नाम की एक युवा शिक्षिका ने रोते हुए आगे कहा, उस दिन दोपहर के बाद का समय था। मैं और प्रिया दीदी छात्रों को गेट से बाहर ले जा रहे थे। तभी एक अजीब सी दिखने वाली, भड़कीले कपड़े पहने और गुस्सैल चेहरे वाली महिला आई। उसने बिना कुछ कहे छोटू को प्रिया दीदी के हाथ से छीन लिया। प्रिया दीदी घबरा गईं और बच्चे को पकड़कर पूछा कि वह कौन है। उस महिला ने चिल्लाकर कहा कि वह छोटू की मां है, और फिर प्रिया दीदी को बहुत ही भद्दी और अपमानजनक गालियां देने लगी। यह खींचतान दर्जनों माता, पिता और छात्रों के सामने हुई। कविता, एक मेहनती महिला की ताकत के साथ छोटू को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी और लगातार प्रिया पर पति चुराने वाली और पैसे देखकर रिश्ता जोड़ने वाली होने का आरोप लगा रही थी। डरा हुआ छोटू जोर से रो रहा था और अपनी शिक्षिका को कसकर पकड़े हुए था। प्रिया अपने छोटे और कमजोर शरीर के बावजूद उस समय बहुत दृढ़ थी। उसने एक हाथ से छोटू को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से कविता को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी और लगातार कह रही थी, शांत हो जाइए, जो भी बात है हम शांति से कर सकते हैं, बच्चे को डराइए मत। यह घटना तभी रुकी जब स्कूल के गार्ड और कुछ पुरुष शिक्षक हस्तक्षेप करने के लिए दौड़े। उन्हें कविता को उन दोनों से अलग करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ द्वारा एक हृदयहीन मां होने का आरोप लगाए जाने और पैसे देखकर वापस आने की बात सुनने पर कविता और भी उग्र हो गई। जाने से पहले उसने सीधे प्रिया की ओर इशारा किया, अपने दांत पीसे और धमकी दी, तू रुक जा, तूने मेरा पति और बेटा छीना है, मैं तुझे शांति से नहीं रहने दूंगी। शिक्षकों के बयान राजू की कहानी से पूरी तरह मेल खाते थे, जो कविता और पीड़िता के बीच चरम पर पहुंचे संघर्ष का एक अकाट्य प्रमाण प्रदान करते थे। मामले की नंबर 1 संदिग्ध अब सामने आ चुकी थी। कविता को बुलाने का आदेश तुरंत जारी किया गया। जब पुलिस नोएडा के एक औद्योगिक क्षेत्र में कविता के किराए के पते पर पहुंची तो वह वहां नहीं थी। उसके वर्तमान साथी दिनेश नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि कविता कुछ पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए आज ही अपने गांव गई है। पुलिस ने अपनी तकनीकों का उपयोग करते हुए जल्दी ही पता लगा लिया कि कविता पास के एक गांव में एक दूर के रिश्तेदार के घर छिपी हुई है। घेरा कस दिया गया। जब दरवाजा खुला तो कविता एक हैरान चेहरे के साथ दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा हुआ डर साफ झलक रहा था। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ कक्ष में इंस्पेक्टर सिंह के सामने कविता शुरू में बहुत जिद्दी थी। उसने सब कुछ नकार दिया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं पिछले कुछ दिनों से नोएडा में काम कर रही थी। मैं अपने गांव क्यों आऊंगी कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। उसने एक बेचारी महिला का नाटक करना शुरू कर दिया। अपनी गरीबी, बेवफा पति और अपने बच्चे से दूर रहने की कहानियां सुनाने लगी। लेकिन इंस्पेक्टर सिंह, जिन्हें अपराधियों से निपटने का वर्षों का अनुभव था, ने उसे गुमराह नहीं करने दिया। उन्होंने मेज पर अकाट्य सबूत रखे। स्कूल के गेट पर दर्जनों गवाहों के बयान, फोन लोकेशन डेटा जो दिखा रहा था कि अपराध के समय वह गांव में मौजूद थी। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि आप प्रिया के स्कूल गईं, हंगामा किया और उसे धमकी दी। क्या आप अभी भी इनकार करेंगी? कविता का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि वह अब और इनकार नहीं कर सकती। उसकी आवाज कांपने लगी और उसने दोष दूसरों पर मढ़ना शुरू कर दिया। हां, मैं वहां गई थी, तो क्या मैं अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकती? वह कौन होती है मेरे बेटे को रखने वाली? उसने मेरा पति चुराया, वह पैसा चुराया जो मेरा और मेरे बेटे का होना चाहिए था। वह इसी लायक थी। गुस्सा और ईर्ष्या भड़क उठी। कविता,
एक कोने में फांसे जानवर की तरह अपनी निराशा को चीख चीख कर बताने लगी। उसने स्वीकार किया कि राजू के लॉटरी जीतने की खबर सुनने के बाद नोएडा में अपने प्रेमी के साथ उसका जीवन, जो पहले से ही अच्छा नहीं था, और भी निराशाजनक हो गया। वह अपने बेटे को बहाना बनाकर राजू के पास वापस आई थी। वास्तव में उसकी नज़र उस बड़ी रकम पर थी, लेकिन उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई जब राजू ने साफ इनकार कर दिया और प्रिया से शादी करने की घोषणा की। अदालत में हारने और स्कूल के गेट पर अपमानित होने के बाद उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मैं बस उसे थोड़ा डराना चाहती थी। कविता मेज पर सिर रखकर रोने लगी। मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी ताकि वह मेरे परिवार के मामलों में दखल न दे। मैंने अपने पुराने मोहल्ले के कुछ युवकों को 5,000 रुपये दिए और उनसे कहा कि वे उसे रास्ते में रोककर पीटें ताकि वह डर जाए। मैंने उनसे कहा था कि बस उसके हाथ पैर तोड़ देना ताकि वह बदसूरत हो जाए और मेरा राजू उसे छोड़ दे। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि वे लोग नशे में थे और उन्होंने उसे बहुत जोर से मारा। यह मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कविता का देर से आया कबूलनामा, भले ही उसने अपने अपराध को कम करने की कोशिश की, लेकिन उस युवा शिक्षिका की मौत के पीछे की पूरी भयानक सच्चाई को उजागर कर दिया। मकसद ईर्ष्या और लालच था। अप्रत्यक्ष अपराधी उनके सामने बैठी महिला थी और प्रत्यक्ष अपराधी वे लोग थे जिन्होंने हमला किया था। किराए के गुंडे अब कहाँ थे? एक नई खोज शुरू हुई। कविता के बयान के आधार पर जांच टीम ने तुरंत उन गुंडों की पहचान कर ली जिन्हें उसने काम पर रखा था। सरगना का नाम संजू था, जिसे संजू लोंगड़ा के नाम से जाना जाता था। 28 साल का, सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए पहले भी जेल जा चुका था और हाल ही में रिहा हुआ था। बाकी 3 संजू के साथी थे। सभी बेरोजगार युवक थे जो अक्सर मजदूरों के क्वार्टरों में शराब पीते और हंगामा करते थे। हालांकि जब पुलिस कविता द्वारा दिए गए पतों पर पहुंची तो वे सभी गायब हो चुके थे। संजू के कमरे पर बाहर से ताला लगा था और अंदर का सामान खाली था। बाकी लोग भी रहस्यमय तरीके से इलाके से गायब हो गए थे। जाहिर है, प्रिया की मौत की खबर सुनने के बाद उन्हें खतरे का आभास हो गया था और वे तुरंत भाग गए थे। एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। चारों संदिग्धों के चित्र और जानकारी पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भेज दी गई, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कई औद्योगिक क्षेत्र, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन थे, जहां अपराधी अक्सर छिपने के लिए जाते हैं। अनुभवी जासूसों को हर दिशा में भेजा गया। पहला सुराग हरियाणा के साथ सीमा के पास एक मकान मालिक से मिला। उसने बताया कि 2 युवक, जिनकी शक्ल 4 वांछित संदिग्धों में से 2 से मिलती थी, 2 दिन पहले एक कमरा किराए पर लेने आए थे, लेकिन पुलिस की गश्त देखकर केवल एक रात रुककर ही जल्दबाजी में चले गए। इस कीमती जानकारी से जासूसों ने क्षेत्र को सीमित करना शुरू कर दिया और उनके निशान का पीछा किया। वे लगातार अपनी जगह बदल रहे थे, एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकते थे और संपर्क के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि हर अपराधी कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। धैर्य और तेज जांच तकनीकों के साथ पुलिस ने निर्धारित किया कि पूरा गिरोह पश्चिम बंगाल की सीमा के पास एक सुनसान झींगा फार्म में छिपा हुआ है। शायद उन्होंने सोचा कि यह एक दूरस्थ और सुरक्षित स्थान है जहां वे अस्थायी रूप से छिप सकते हैं और फिर देश से भागने का रास्ता खोज सकते हैं। उन्हें पकड़ने की योजना विस्तार से और सावधानी से बनाई गई। अपराध शाखा और मोबाइल पुलिस सहित सबसे जिंगिंग बलों को स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में जुटाया गया। रात में अंधेरे और मैंग्रोव जंगल की शांति की आड़ में जासूसी दल चुपचाप कई दिशाओं से लक्ष्य के पास पहुंचे। हिलो मत, हाथ ऊपर करो, पुलिस। जब झोपड़ी का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर शराब पी रहे चारों गुंडे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। वे पूरी तरह से हैरान थे। उनके चेहरे से रंग उड़ गया था। संजू लोंगड़ा ने विरोध करने के लिए मेज पर पड़ा चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन एक जासूस ने उसे तुरंत नीचे गिरा दिया और उसके हाथ बांध दिए। बाकी 3 को भी जल्दी से काबू कर लिया गया। गिरफ्तारी तेजी से और पूरी तरह से सुरक्षित रूप से हुई। मामला समाप्त हो गया था। लगभग 1 सप्ताह तक फरार रहने के बाद चारों अपराधी कानून की गिरफ्त में आ चुके थे। पूछताछ के दौरान ठोस सबूतों का सामना करते हुए और बचने का कोई रास्ता न देखकर संजू लोंगड़ा ने अपने और अपने साथियों के सभी अपराधों को कबूल कर लिया। उसके बयान ने उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम का एक विस्तृत और भयावह पुनर्निर्माण किया जिसने शिक्षिका प्रिया की जान ले ली थी। संजू ने बताया कि उस दोपहर कविता से 5,000 रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद उसने अपने 3 करीबी साथियों को एक सड़क किनारे शराब की दुकान पर बुलाया। कुछ गिलास शराब के बाद वे सभी नशे में थे। कविता ने उन्हें बहुत सावधानी से निर्देश दिया था, बस उस लड़की को सबक सिखाना है, उसके पैर तोड़ना, हाथ तोड़ना ताकि वह पढ़ा न सके।
जितना दर्द हो उतना अच्छा, ताकि वह अपनी सीमाएं जान सके। कविता ने उन्हें प्रिया की एक तस्वीर भी दी और उस मोटरसाइकिल और उस रास्ते का वर्णन किया जिससे वह अक्सर अपने माता पिता के घर से अपने घर लौटती थी। रात 9:00 के बाद नशे में धुत होकर चारों 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर लकड़ी के डंडे छिपाकर उस सुनसान सड़क पर पहुंचे जहां कविता ने उन्हें घात लगाने के लिए कहा था। जब उन्होंने दूर से प्रिया की मोटरसाइकिल की हेडलाइट देखी तो वे बाहर कूद गए और उसका रास्ता रोक दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर प्रिया ने तेजी से ब्रेक लगाया और सड़क पर गिर गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, 4 नशे में धुत गुस्सैल दिखने वाले लोगों ने उसे घेर लिया। हमने कुछ नहीं कहा, बस उस पर डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। संजू ने एक ठंडी डरावनी आवाज में कबूल किया। पहले तो वह चिल्लाई और भीख मांगी, लेकिन जितना वह भीख मांगती उतना ही हम उसे मारते, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और हम अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। हमने उसे योजना से कहीं ज्यादा जोर से मारा। गिरोह में से एक ने उसके सिर पर कई बार डंडे से वार किया। जब हमने देखा कि वह बेजान पड़ी है और बहुत खून बह रहा है, तब हमें एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे सभी बेहद डर गए और शराब का नशा भी गायब हो गया। वे जानते थे कि पीड़िता मर चुकी है। अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। यह देखकर कि पास में एक गहरा घना धान का खेत है, उन्होंने उस बेचारी शिक्षिका के शव को उठाया और उसमें फेंक दिया। उन्हें उम्मीद थी कि घने पौधे और कीचड़ उनके अपराध को छिपा लेंगे। अपराध करने के बाद वे तुरंत भाग गए, अलग अलग दिशाओं में चले गए और पकड़े जाने तक सभी संपर्क तोड़ दिए। संजू लोंगड़ा के कबूलनामे ने पूरी दर्दनाक सच्चाई को उजागर कर दिया। ईर्ष्या, जलन और लालच से पैदा हुई एक डराने धमकाने की योजना गुंडों की बर्बरता और नियंत्रण खोने के कारण एक क्रूर हत्या में बदल गई। मामला बाद में उत्तर प्रदेश की जन अदालत में सुनवाई के लिए लाया गया। मुकदमे ने जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया। कटघरे में कविता और चारों गुंडों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। मामले की सभी परिस्थितियों पर व्यापक रूप से विचार करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि यह एक विशेष रूप से गंभीर प्रकृति का मामला है। प्रतिवादियों के कार्य अत्यंत क्रूर, अमानवीय थे, जिससे पीड़िता के परिवार को अपूरणीय दर्द हुआ और जनता में आक्रोश पैदा हुआ। सजा और निवारण के लिए एक सख्त सजा की आवश्यकता थी। मुख्य साजिशकर्ता और उकसाने वाली के रूप में कविता को मामले में मुख्य जिम्मेदारी दी गई और उसे उच्चतम सजा, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। संजू लोंगड़ा, जिसने सीधे तौर पर नेतृत्व किया और क्रूरता से हमला किया, को भी मौत की सजा मिली। बाकी 3 प्रतिवादियों, सक्रिय हमदस्तों के रूप में प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा मिली। उचित सजा सुनाई गई, न्याय किया गया, लेकिन दर्द और हानि हमेशा बनी रहेगी। इस मामले की पूरी कार्यवाही देखने के लिए धन्यवाद। शिक्षिका प्रिया का दुखद मामला समाप्त हो गया है, लेकिन जो सबक यह पीछे छोड़ गया है वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह लालच और अंधी ईर्ष्या की भयानक विनाशकारी शक्ति के बारे में एक कठोर चेतावनी है। सभी विवादों को सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसी की जान लेना एक अक्षम्य अपराध है। कानून हमेशा सख्त है और न्याय, चाहे देर से ही क्यों न हो, अंततः होकर रहेगा।